हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मौर्यन डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट सोर्सेस और उसके इम्पॉर्टेंट किंग्स और क्या क्या उसके सोर्सेस थे, व्हाट वाज द सोसाइटी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। तो आज हम उसके सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता है then I will make 2 parts of the same topic. So we are going to start with the various Mauryan sources. Okay, so अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूँ, so Mauryan dynasty was started in 321 BCE till 185 CE, सॉरी 185 BCE, और इसके जो फाउंडर थे वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पीरियड में हमने बुद्धिज़्म की ग्रोथ देखी थी। सो अगर हम अलग अलग मौर्यन सोर्सेज की बात करें कि हमें मौर्यंस के बारे में किन किन सोर्सेज से पता चलता है, देन सबसे पहले अर्थशास्त्र। ओके, सो अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, और उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में बहुत सारे हमें डिटेल्स दिए थे क्योंकि वो उसी टाइम पीरियड में लिखी गई थी, बिकॉज ही वॉज द कोर्ट मेंबर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। वो उनकी कोर्ट में बैठते थे, उन्हीं के रिलेटेड उन्होंने बुक लिखी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि अगर अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है, अपने किंगडम को बढ़ाना है, कॉन्कर करना है, तो क्या क्या टैक्टिक्स एक राजा को अपनाने चाहिए और किस तरीके से अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया जा सकता है और पावर को होल्ड किया जा सकता है। तो फर्स्ट इज़ अवर अर्थशास्त्र। नाउ सेकेंड इज़ इंडिका। इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे उनको एंटियालकस ने भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, और यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था। उन्होंने कई सारी बातें हमें उस टाइम पीरियड की बताई कि कितने तरह की कास्ट होती थी, क्या उनका इकोनॉमिक कंडीशन था, और उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा ज़्यादा इन डिटेल हमें बताया कि पाटलिपुत्र वॉज सच अ बिग सिटी, इट वॉज सो मच डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट स्टैंडर्ड्स। तो ये सब हमें पता चलता है। नेक्स्ट इज़ अवर हर्षचरिता, जिसमें हमें मौर्यन डायनेस्टी का मेंशन देखने को मिलता है। मृच खटिकम, कथा सरिता, महाभाष्य। महाभाष्य रिटन बाय पतंजलि। ओके, इट इज़ अ ग्रामर बुक, उससे भी हमें कई बार मॉडर्न डायनेस्टी का मेंशन देखने को मिलता है। कल्पसूत्र, बृहद कथा मंजरी। ओके, सो बृहद कथा मंजरी इज़ अनदर बुक जिससे हमें मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। दीपवंश, महावंश, तो ये जो होते हैं ये आइलैंड से रिलेटेड है, जैसे कि श्रीलंका। सो इसमें भी हमें मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जैसे फाहियान उस समय पे फॉरेन ट्रैवलर थे जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पे इंडिया आए थे। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि चाइना से आए थे। इन्होंने भी मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में अपनी सोर्सेज में लिखा। दिव्यवदन, परिशिष्ट बर्विक हेमचंद्र ने लिखी थी जो कि एक जैन मॉन्क थे। तो ये सारे सोर्सेज हैं मॉडर्न डायनेस्टी के। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो जैसा कि मैंने बताया, अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर चाणक्य ने लिखी थी, और इसमें टोटल 15 अधिकरण है, मतलब 15 किताबें हैं इसकी, और उसमें टोटल 150 चैप्टर है। चैप्टर को हम अध्याय भी बोलते हैं, और 180 प्रकरण है, मतलब कि 180 सब सेक्शंस हैं इस बुक में। ओके, सो 15 बुक्स, 150 चैप्टर्स एंड 180 सब सेक्शंस। और इसको रुद्रपटना शमा शास्त्री ने दोबारा से डिस्कवर किया था, यानी कि रीडिस्कवर किया था 1905 में, मतलब कि जो ओरिजिनल बुक थी वो लॉस्ट हो गई थी, एंड इट वाज रीफाउंड बाय रुद्रपटना शमा शास्त्री। नाउ अगर हम कौटिल्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो इन्हें पॉलीमैथ बोला जाता था, यानी कि इन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज था, और इन्हें विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। एंड ही वॉज द फोर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इनको पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का फोर फादर यानी कि पूर्वज, यानी कि काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट माना जाता है। चंद्रगुप्त की जो पूरी एक प्रोसेस थी, चंद्रगुप्त की प्रोसेस यानी कि पूरा मॉडर्न डायनेस्टी इस्टेब्लिश होने से लेके उनको बचपन से ट्रेन करना, उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ डालना, उनको वो सारी चीज़ें सिखाना। सो ऑल ऑफ दिस वॉज डन बाय चाणक्य, जिसकी वजह से ही वो आज की डेट में इतनी बड़ी एम्पायर बना पाए। नाउ ही रोट एन इम्पॉर्टेंट बुक नोन एज अर्थशास्त्र। ये मेंशन करना मत भूलिएगा, और अगर लॉन्ग आंसर में आता है सो यू कैन मेंशन कि अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या सब सेक्शंस है, क्या क्या चीज़ें मैंने अभी बताई हैं।
एंड ही ऑल्सो रोट चाणक्य नीति. सो ही बेसिकली रोट 2 books, अर्थशास्त्र एंड चाणक्य नीति. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, सो ये हमारे फाउंडर थे. सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. ही वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सैंड्रोकॉटस एंड एंड्रोकॉटस, यानी कि इन्हें 2 नाम से और जाना जाता था. अब बिकॉज उस समय पे ग्रीक्स के साथ हमारा बहुत इंटरेक्शन था, तो ग्रीक लोगों ने इनको ये नाम दिया था, क्या, सैंड्रोकॉटस एंड एंड्रोकॉटस. ओके, नाउ इन 1793 विलियम जोन्स ने इनको आइडेंटिफाई किया था, यानी कि हमें 1793 में विलियम जोन्स ने बताया कुछ सोर्सेस को स्टडी करके कि ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य नाम के कोई राजा थे जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था. एंड नाउ सेल्यूकस निकेटर. ओके, सो सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक राजा थे जिन्होंने मेगास्थनीज को इनके कोर्ट में भेजा था. किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में. सो किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर. किसको? मेगास्थनीज को. किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास. और फिर ये उनके कोर्ट में कई साल रहते हैं और वहीं पे इन्होंने इंडिका बुक लिखी थी, जिससे हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना. चंद्रगुप्त मौर्य ने कई सारे कॉन्क्वेस्ट किए थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने मगध को कॉन्कर किया था, इन्होंने महावंश को हराया. एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं अलेक्जेंडर के टाइम पे क्या होता है कि अलेक्जेंडर जब आते हैं इंडिया में, लगभग उसी टाइम पीरियड की बात है जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है इंडिया में. सो प्लूटार्क के साथ इनकी मीटिंग होती है. और पंजाब में क्या होता है, यहाँ पे पंजाब के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो ग्रीक्स को हराते हैं, और पंजाब फर्स्ट टेरिटरी थी जिनको उन्होंने कॉन्कर किया था. तो पहली टेरिटरी जिसको कॉन्कर किया था इट वाज पंजाब. नाउ सेकेंडली यहाँ पे मगध में क्या होता है, सो मगध को बाद में कॉन्कर किया गया था. और मगध में बेसिकली होता क्या है कि मगध के जो राजा थे परवर्तक, उनके साथ इन्होंने अच्छे अलायंसेस अपने बना लिए थे. एंड नाउ सेल्यूकस के साथ क्या होता है, सो बेसिकली सेल्यूकस निकेटर के साथ इनकी एक वॉर हुई थी और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे. कब हुई थी ये वॉर? 305 BC में. तो जब ये वॉर होती है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, तो सेल्यूकस हार गया. अब यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, पीस ट्रीटी साइन होती है, और इस पीस ट्रीटी के बारे में आर्यन नाम के एक राइटर हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये पीस ट्रीटी साइन हुई थी. अब इस ट्रीटी के तहत क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ एरियाज़ मिलते हैं, मतलब जीतने के तौर पे. सो कौन कौन से एरियाज़ मिलते हैं? काबुल, हेरात, कांदाहार, काबुल, हेरात और कंदाहार. सो ये 3 बेसिकली एरियाज़ हैं. ये बेसिकली इंडिया के बीच में नहीं आते, नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ वेस्ट के हैं, यानी कि पाकिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ये प्रोविंसेस हैं. तो ये इनको मिल जाते हैं. कौन कौन से? काबुल, हेरत और कांदाहार. साथ ही साथ जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी होती है हेलेन, उनके साथ इनकी शादी होती है, और मेगास्थनीज नाम का एक एम्बेसडर इनके कोर्ट में आके रुकता है. सब अगर ये चीज़ें इनको मिली तो सेल्यूकस निकेटर को भी, अब क्योंकि पीस ट्रीटी है तो उन्हें भी कुछ मिला होगा. सो सेल्यूकस निकेटर को बेसिकली 500 हाथी चंद्रगुप्त ने दिए थे. साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 298 BC में क्या करते हैं कि वो जैन धर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं. और चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारे, जब वो जैनिज़्म को अडॉप्ट करते हैं तो भद्रबाहु के साथ वो चले जाते हैं हमारा साउदर्न इंडिया में चले जाते हैं, श्रवण बेलगोल में. वहाँ जाके वो संलेखना ले लेते हैं, यानी कि वो खुद ही एक तरीके से हमने पढ़ा था जैनिज़्म में सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ले लेते हैं और इसी के साथ वहाँ पे उनका एंड हो जाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के कौन कौन से रूलर्स थे. सो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स को कवर करेंगे. नेक्स्ट इज़ अवर बिंदुसार. ओके, सो चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार को अब हम कवर यहाँ पे करने वाले हैं. सो बिंदुसार को अमित्रोघेट या अमित्रोघाट भी बोलते थे. नॉर्मल सी बात है, जैसे ग्रीक नेम थे, जैसे चंद्रगुप्त का क्या था ग्रीक नेम, अभी हमने पढ़ा था सैंड्रोकॉटस, एंड्रोकॉटस. तो वैसे ही बिंदुसार का जो ग्रीक नेम था वो अमित्रोघेट्स था. और इनके जो सबसे बड़े बेटे थे वो सुशीमा थे. नाउ अब हम ये पढ़ेंगे कि तक्षशिला को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था. तक्षशिला इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. और अजीरिका सेक्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया था, उनके लिए कई सारे केव्स वगैरह बनाए थे. और एंटियोकस II ग्रीक जो थे वो इनके टाइम पे इंडिया विज़िट करते हैं. और इनके जो यहाँ पे डेमैकस थे, डेमैकस एक ग्रीक राजा थे, उन्होंने यहाँ पे इनके पास अम्बेसडर भी भेजे थे. ओके, सो जैसे कि उस समय पे चंद्रगुप्त के टाइम पे मेगास्थनीज यहाँ पे अम्बेसडर आए थे, उस समय
डेमार्कस ने भी अपने टाइम पे एक एम्बेसडर यहाँ पे मॉडर्न एम्पायर में भेजा था, और टॉलमी ने भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डायोनिसस को भेजा था। सो डायोनिसस जो थे वो भी एक एम्बेसडर थे जो कि इंडिया आए थे ना। अगर हम देखते हैं तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है। तक्षशिला इनका कैपिटल था, और इनके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब बिंदुसार का रूल मतलब रीन चल रहा था उस समय पे अशोक हमारे उज्जैनी के गवर्नर थे। सो नॉर्मल सी बात है, जो नेक्स्ट राजा है उसकी ट्रेनिंग तो पहले से ही शुरू होगी। सो उस समय ऑलरेडी अशोक जो थे वो उज्जैनी, यानी कि जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन है, वहाँ पे ऑलरेडी एज अ गवर्नर अपॉइंटेड थे। नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो पहली बात तो यही है कि ये उज्जैन और तक्षशिला के गवर्नर पहले से ही थे, और इनकी जो शादी थी वो महादेवी के साथ हुई थी जो कि विदिशा की थी, और उनसे इनको 2 बच्चे हुए थे, महेंद्र और संघमित्रा। ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी एक और वाइफ थी करुवाकी, और उनसे इनको एक बेटा हुआ था, तीवर नाम था जिसका। तो ये जो मेंशन है करुवाकी का और तीवर का, ये हमें इलाहाबाद प्रशस्ति से देखने को मिलता है। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है हमारी वो प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोलते हैं, इलाहाबाद में सिचुएटेड है। तो ये बेसिकली जो इंस्क्रिप्शन है ये समुद्रगुप्त ने करवाया था अपने टाइम पे, लेकिन इसमें हमें अशोक का भी मेंशन देखने को मिलता है, उनकी वाइफ करुवाकी और बेटे तीवर का। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को हराया था, उनको किल किया था, उसके बाद ही राजा की गद्दी पे बैठे थे। फिर होता क्या है कि 261 BC में ये कलिंगा इज़ प्रेजेंट डे उड़ीसा। तो जब ये कलिंगा को कॉन्कर करते हैं तो वहाँ पे जो भी ब्लडशेड होता है, बहुत सारे लोग 1 लाख लोग मारे जाते हैं, इंजर होते हैं। तो वो सारा जो ब्लडशेड था उसको देखने के बाद फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें अब इस रास्ते पे नहीं चलना, वॉर वगैरह ख़त्म करनी है, अब इन्हें एक पीसफुल वे में आगे रहना है। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, धम्मा की तरफ जाते हैं, बुद्धिज़्म की तरफ इनका जो झुकाव था वो जाने लगता है, और धीरे धीरे आगे चल के ये पूरी तरीके से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कलिंगा वॉर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका मेंशन हमें अशोक के किस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। सो अशोक की टोटल 14 मेजर एडिक्ट्स हैं, मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें से 13th जो है उसमें हमें कलिंगा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो जो इनकी पहले इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी थी कि मारो काटो और कॉन्कर करो, उससे हट के ये अब किस पे आ जाएंगे, दिग्विजय से ये हट के धर्म विजय पे आ जाएंगे। बेसिकली अब किसी को अपनी तरफ नहीं करना है मार काट के, अब इनका जो तरीका है वो किसका है, धम्मा का, धर्म का, मतलब कि लोगों को धर्म के माध्यम से अपनी बातें बता के और उन्हें एक्सप्लेन करके अपने तरीके से मतलब बुद्धिज़्म में उनको भी कन्वर्ट करना। ना इनका मेजर जो मोटिव था वो था नॉन वायलेंस, क्योंकि ये वॉर के बाद ही इसमें आए थे। सो इनका मेजर गोल था कि अब हमें वायलेंस को नहीं फॉलो करना है, वी विल बी ऑन अ पाथ ऑफ या पीसफुली अपने एम्पायर को बढ़ाना, आगे बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना, लोगों तक धम्मा का मैसेज पहुंचाना। और इस वजह से अब क्योंकि वॉर्स हो नहीं रही थी तो बहुत से सोल्जर्स थे वो खाली हो गए, आइडल हो गए, और एक वेलफेयर स्टेट बनाना, एक पैटर्नल एटीट्यूड, मतलब एक अपना जो राजा का एटीट्यूड है वो अपनी प्रजा के लिए एक पिता के जैसा एटीट्यूड होना, मतलब कि एज अ फादरली फिगर उनको देखना। देन धम्मा महामता, मतलब कि धम्मा महामता वो ऑफिसर्स होते थे जो कि बुद्धिज़्म का या धम्मा का मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे, स्प्रेड करते थे, जा के उनको समझाते थे। इन्होंने अपने खुद के बच्चों को भी अलग अलग जगह भेजा था अपना जो बुद्धिज़्म का मैसेज था उसको स्प्रेड करने के लिए। इन्होंने जानवरों का जो स्लॉटर वगैरह होता था उस पर भी बैन लगा दिया था, क्योंकि नॉन वायलेंस मतलब पूरी तरीके से नॉन वायलेंस, तो एनिमल किलिंग भी नहीं हो सकती ना। धम्मा में बेसिकली होता क्या क्या, जब हम कहते हैं धम्मा तो उसका क्या मीनिंग है। सो धम्मा इज़ बेसिकली एथिकल आइडियाज़ जो सही है, मॉरलिटी लोगों तक पहुंचाना, नॉन वायलेंस, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए, कास्ट के लोगों के लिए टॉलरेंस लाना, और सिंपैथी लाना, कंपैशन होना, एक दूसरे की हेल्प करना, जानवरों के लिए भी सिंपैथी होना, और यूनिवर्सलिज्म, मतलब कि ये पूरा यूनिवर्सल है, सब हमारे भाई बहन है, ब्रदरहुड, और आपस में हम सब एक फैमिली की तरह रहें, एक वेलफेयर स्टेट बनाएं। सो ये सब जो आइडियाज़ थे ये धम्मा के अंदर आते थे। नाउ 14 रॉक एडिक्ट्स हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहला है हमारा एनिमल स्लॉटर के बारे में कि एनिमल स्लॉटर नहीं करना है। सेकेंड जो है हमारा उसमें बेसिकली ह्यूमन्स और एनिमल्स दोनों के लिए सिंपैथी और कंपैशन। तीसरे में हमारा धम्मा है। चौथे में
धम्मा घोष, 5वें में भी धम्मा महामता। सो ये बेसिकली 3, 4, 5 हमारे जो है वो धम्मा से रिलेटेड है। 6th में इन्होंने अपनी सारी वेलफेयर पॉलिसीज़ दी थी। 7th में रिलीजियस टॉलरेंस, कि अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके अंदर टॉलरेंस डेवलप करो। 8th नंबर पे धम्मा के लिए टूर, मतलब कि अलग अलग जगह पे जो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भेजा था मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। 9th में मॉरल कंडक्ट। 10th में पॉपुलैरिटी ऑफ धम्मा, मतलब कि धम्मा को पॉपुलर करना। 11th में अप्रेजल। 12th में इथिजिका महामता। सो ये भी बेसिकली धम्मा के ऑफिसर्स थे जिन्हें इथिजिका महामता कहते थे। 13th में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कलिंगा का कॉन्क्वेस्ट। और 14th में जो भी इंस्क्रिप्शंस है उनको इंग्रेव कराना। तो ये कुछ इनके 14 इंस्क्रिप्शंस थे, उनमें ऐसी ऐसी बातें इन्होंने लिखी थी और ये इंडिया में अलग अलग लोकेशंस में स्प्रेड है। सो नाउ वी आर डन विथ अशोक। बेसिक जो भी फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिया अशोक के बारे में। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू कुणाल। सो अशोक के बाद जो नेक्स्ट किंग आते हैं वो कुणाल थे। तो इन्हें इनके टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा कुछ इनके बारे में फैक्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके टाइम में जो इनका बेटा था संप्रति, उसने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स किए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें दशरथ, तो दशरथ को देवनाम पिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो वन मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं नहीं बता पाई आपको, अशोक को भी देवनाम पिया और प्रियादसी करके ऐसा नाम दिया गया था। और ये बेसिकली नाम हमें कहाँ से मिलते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने ये नाम हमें बताए थे और ये नाम जो थे वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। ओके, सो जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया और ब्रह्मी के साथ साथ खरोष्ठी को भी डेसिफर किया, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि अशोक को देवनाम पिया और प्रियादसी नाम से बुलाया जाता था। और ये कब डेसिफर किया था, 1839 में। ओके, सो नेक्स्ट किंग जो है वो हमारे दशरथ है। दशरथ को भी देवनाम प्रिया बुलाया जाता था। इसके बाद कई सारे राजा आते हैं आगे, जैसे शलीशुरा, बृहद्दत्त। तो बेसिकली क्या होता है कि अशोक तक जो मेजर किंग्स थे वो थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं एम्पायर डिक्लाइन होने लगी। कोई बहुत बड़ा रूलर नहीं आया जो कि इतनी बड़ी एम्पायर को संभाल सके, क्योंकि मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, जो पूरे इंडिया में फैली थी। ऐसी पहली एम्पायर थी मौर्यन एम्पायर। सो अशोक के बाद से कोई ऐसा मेजर किंग आया नहीं, दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं इनका हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। सो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और उनका क्या क्या सिस्टम था वो देखने वाले हैं। सो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि पहली बात तो मोनार्की थी, मतलब सारा कुछ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। जो टॉप पे है वो किंग बैठेगा, उसके नीचे कई सारे मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री परिषद होंगे, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। जैसे आज के टाइम पे पोर्टफोलियो होते हैं कि ये डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस देखेगा, ये फॉरेन है, ये हमारा फाइनेंस है, होम मिनिस्टर है। तो इस तरीके से पहले के टाइम में भी परिषद होते थे। प्राइमोजेनिचर का लॉ फॉलो होता था, विच मीन्स दैट राजा का जो सबसे एल्डेस्ट सन होगा, सबसे बड़ा बेटा होगा, वही उसके बाद राजा बनेगा। सो इट वाज प्री डिसाइडेड कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, तो इस चीज़ को लेके नहीं था कुछ भी। मंत्री होते थे, अमात्य होते थे, जिन्हें मिनिस्टर्स बोला जाता था। 18 तीर्थास होते थे। तीर्था मतलब कि कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो सबसे टॉप के होते थे, जो राजा के पास रहते थे। तो टोटल 18 तीर्था होते थे। 27 अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड। और उसके बाद 6 अलग अलग कमिटीज़ बैठती थी। 6 अलग अलग कमिटीज़ अलग अलग चीज़ों को लेके, और सबके अंदर 5-5 लोग होते थे, मतलब 6 कमिटी, सब में 5-5 लोग। प्रोविंसेस जो होती थी उनको कुमार बोलते थे, डिविजन्स को प्रदेशिका, डिस्ट्रिक्ट को राजुकास। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली बताया प्रोविंस को जो हैंडल करेगा वो कुमार होगा, डिवीज़न को प्रदेशिका, और डिस्ट्रिक्ट को जो हैंडल करेगा वो राजुका होगा। और 5 से 10 जो गांव होते थे उनको मिला करके ग्राम बोला जाता था, और उसके लिए स्थानिका होते थे। तो मतलब कि हर एक लेवल के लिए सबसे पहले तो अपना प्रोविंस हो गया, फिर उसके बाद डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ग्राम मतलब गांव। तो सबके लिए अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंटेड थे। धर्मस्थिया होते थे, यानी कि जो लोग सिविल केसेस को देखते थे, और कंत का शोधना होते थे, जो कि क्रिमिनल केसेस देखते थे। मतलब सिविल क्रिमिनल का डिवीज़न उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था। फिर पौराजन पद, मतलब कि पौर जो है, जैसे पौर हम आज के टाइम में भी जानते हैं कि जो असेंबली होती है उसको बोला जाता है। और इसके अलावा एस्पियोनेज भी होते थे, मतलब कि जो लोग हैं वो उनका कंडक्ट है कि नहीं सही, तो उसके लिए स्पाई एजेंट होते थे, उसको एस्पियोनेज बोलते हैं।
तो इसमें भी संस्था होते थे और संचारी होते थे। संस्थान मतलब जो एक जगह पे जाके करेंगे, और संचारी मतलब जो अलग अलग जगह जा जा के स्पाई करेंगे राजा के लिए कि सब कुछ जो है एम्पायर में सही से चल रहा है कि नहीं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इकोनॉमी। सो बेसिकली जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो एग्रीकल्चर था, और भाग और भोग नाम के टैक्स होते थे। तो 1/6 जो आप अपना खेती बाड़ी में उगा रहे हो तो उसका 1/6 हिस्सा आपको राजा को एज अ टैक्स जमा करना पड़ता था। गिल्ड होती थी, यानी कि जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेते थे उस तरीके की, उसको एक गिल्ड बोलते थे, जिसको श्रेणी भी बोलते हैं। और ये अपना आपस में रूल्स बनाते थे, पैसे कलेक्ट करना, सब लोग मिल के कुछ बनाते थे और बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो ये इनका पूरा सिस्टम था। सिता किसको बोलते थे? इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्राउन लैंड को बोलते थे सिता। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्टेट की मोनोपोली थी, मतलब सारा कुछ जो है वो सेंट्रल है, गवर्नमेंट के अंडर में होगा। और यहाँ पे 3 तरह की करेंसी होती थी। स्वर्ण रूप जो कि गोल्ड होती थी, कर्षपण सिल्वर को, और ताम्र रूप, ताम्र मतलब तांबा जो है वो कॉपर, सॉरी यहाँ पे ब्रॉन्ज को बोला गया है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तीनों तरह की करेंसी मौर्यन एम्पायर में हम देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट केव एडिक्ट्स ऑफ अशोकन पीरियड। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले इन्होंने बराबर केव्स बनवाए थे, और उसके अंदर टोटल 4 केव्स आते हैं। सो बराबर केव के अंदर इन्होंने 4 केव्स बनवाए थे। जो भी सेक्ट, आजीविका सेक्ट के मॉन्क्स हैं, उनके रहने के लिए, रेनी सीजन में रुकने के लिए ये केव्स बनाए थे। तो इनके नाम क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। करण केव, लोमस ऋषि केव, सुदामा केव एंड विश्वकर्मा केव। एंड नाउ एक दशरथ केव बनाए थे, जिसके अंदर खुद भी 3 केव्स आते हैं। तो दशरथ केव के अंदर कौन कौन से 3 केव्स आते हैं? गोपिका केव्स, वदती केव्स एंड वापूजा केव्स। तो ये यहाँ पे हैं। और आजीविका सेक्ट के लिए अलग से 2 बनवाए थे, जिसमें बराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स आते हैं। तो ये बस इनके आप फैक्ट याद कर लो, कहाँ पे कौन सा है वो मैं मैप के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँगी। सो यहाँ से आपका केव एडिक्ट्स जो है वो हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सोसाइटी ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, कि मौर्यंस के टाइम में सोसाइटी कैसी थी। तो जो ब्राह्मण्स थे उनको सबसे ज़्यादा हायर स्टेटस दिया गया था। क्षत्रिय होते थे वो मेनली राजा होते थे या फिर वो पॉलिटिक्स संभालते थे। वैश्य जो थे वो प्रोड्यूसिंग कास्ट मानी जाती थी, मतलब कि जो ये सब आपका इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैंडल करना, जितने भी तरह के बिजनेस हैं, प्रोडक्शन है, टैक्सेशन है, तो ये वैश्य कम्युनिटी संभालती थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौटिल्य ने यहाँ पे 9 तरह के स्लेव बताए कि कौन कौन से स्लेव होते थे। तो सबसे पहले होते थे जो अपनी फ्रीडम खुद खरीद सकते हैं। दूसरे वो क्या होते थे, जो कि लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है, तो कोई ना कोई उन्हें खुद ही स्लेव, मतलब वो खुद ही अपनी स्टारवेशन, अपनी मजबूरी के तहत वो बन जाते थे। कुछ होते थे जो कि पैदा ही स्लेव होते थे। अगर किसी के माता पिता दोनों स्लेव है तो जो बच्चा पैदा होगा वो अपने आप स्लेव माना जाएगा। फिर कुछ होते थे जिनको ख़रीदा जाता था। कुछ स्लेव होते थे जो कि गिफ्ट में मिलते थे, जैसे किसी राजा ने किसी और को गिफ्ट कर दिया तो वो स्लेव हो गया। फिर एक होते थे फादर टू सन, जैसे फादर के बाद बेटा अगर स्लेव बना है तो उसे चैटल स्लेव बोलते थे। नेक्स्ट जुडिशियल पनिशमेंट्स कैसी, मतलब कि अगर किसी को पनिशमेंट मिली है कि अब तुम्हें स्लेव ही रहना है तो वो भी स्लेव हो गए। फिर कुछ अपने आप को बेच देते थे, कुछ अपने आप को कोई इंसान बेच दे और खुद स्लेव बन जाए तो वो होता था। फिर एक होते थे मॉर्टेस्ट, मतलब कि जो टेम्पररी बेसिस पे स्लेव बनाए जाते थे। ये सब हो गए, ठीक है। तो ये कुछ 9 तरीके के कौटिल्य ने हमें स्लेव बताए हैं जो कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे हुआ करते थे। देन हम यहाँ पे देखते हैं वुमेन के ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो वुमेन के पास बहुत ज़्यादा राइट्स उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट वी सी गणिका। गणिका इज़ बेसिकली प्रोस्टिट्यूट्स उस समय पे जो एग्जिस्ट करती थी। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस। ओके, सो हमने एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर लिया, हमने इंपॉर्टेंट किंग्स देख लिए, हमने इकोनॉमी उनका क्या क्या सिस्टम था वो देख लिया, हमने अर्थशास्त्र को देख लिया, हमने मेजर इंपॉर्टेंट 14 एडिक्ट्स को कवर कर लिया, धम्मा और क्या क्या मौर्यन डायनेस्टी के सोर्सेस थे, केव एडिक्ट्स, हमने सब कुछ मेजरली जो था हमने सब डिस्कस कर लिया। नाउ लास्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ। सो एज़ वी ऑल नो, बृहद्रथ जो थे वो लास्ट यहाँ के मॉडर्न रूलर थे और उन्हीं के कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्र शुंग।
ना पुष्यमित्र सुंग वॉज अ ब्राह्मण, और जब वो देख रहे थे कि इतना ज़्यादा बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया जा रहा है, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणिज़्म था वो अफेक्ट हो रहा था। सो आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग उनको लगा कि नहीं, अब हमारा जो हिंदू धर्म है वो खतरे में है। उन्हें ऐसा कुछ एनालिसिस मिला। सो दैट इज़ वाई आफ्टर दिस उन्होंने क्या किया, बृहद्रथ को मारा, उनके ऊपर अटैक किया, एंड दिस इज़ हाउ मौर्यन डायनेस्टी फाइनली एंड। और यहाँ से उन्होंने ही पुष्यमित्र सुंग ने अपनी सुंग डायनेस्टी का स्टार्ट किया। सो पुष्यमित्र सुंग जो थे वो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर बने, और ये कब हुआ था, 185 CE में। तो 185 CE में, सॉरी 185 BCE में यहाँ पे हमारी मौर्यन डायनेस्टी एंड होके सुंग डायनेस्टी अब स्टार्ट होगी। और क्या रीज़न हो सकता है मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने का? सो वी सी एंटी ब्राह्मणिकल एटीट्यूड, मतलब बहुत ज़्यादा एंटी ब्राह्मणिकल हो रहे थे। दैट इज़ वाई दैट वाज द मेजर रीज़न कि जो लास्ट के रूलर्स थे उनके लिए कहीं ना कहीं उन लोगों की हेट्रेड बढ़ गई जो कि ब्राह्मणिज्म को मानते थे। दैट इज़ वाई बृहद्रथ वाज किल्ड। नॉन वायलेंट पॉलिसी, अब लाइक जब आप बहुत ज़्यादा ही लीनियंट हो जाओगे लोगों को लेके, तो आप लोगों में से कंट्रोल बिल्कुल छोड़ दोगे अपना। तो बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस भी फॉलो करना ठीक नहीं था एज अ राजा के तौर पे। तो लाइक बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार से जेंटली डील करना, तो कहीं ना कहीं एम्पायर उनके हाथ से छूटने लगी। इकोनॉमिक क्राइसिस, अब नॉर्मल सी बात है, बात के कुछ रूलर्स थे उन्होंने नहीं उतना अच्छे से हैंडल किया। इकोनॉमी ख़राब हो रही थी और करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। सो इकोनॉमिक क्राइसिस वाला जो थ्योरी है वो DD कौशाम्बी ने दिया है, एंड दैट इज़ हाउ फाइनली जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो एंड हो गई। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि और क्या रीज़न हो सकता है, तो वीक सक्सेसर्स, एज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आगे के सक्सेसर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। और या दैट वाज द इंटायर थिंग। हाँ, यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस थी, मैं आपको नहीं बता पाई उस समय। सो यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ में इट वाज तक्षशिला। तक्षशिला अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, बट उस समय मौर्यन डायनेस्टी थी, तो नॉर्थ में इनकी जो प्रोविंस थी वो तक्षशिला थी। साउथ में इट वाज स्वर्णगिरी इन कर्नाटक। वेस्ट में इट वाज उज्जैनी, उज्जैन हमारा मध्य प्रदेश वाला, उज्जैन को अवंती भी बोलते थे। एंड ईस्ट में हमारा तोसाली, तोसाली इज़ इन बिहार। और जो सेंट्रल प्रोविंस थी वो हमारी पाटलिपुत्र थी, जो कि पाटलिपुत्र बिहार में ही है, आई थिंक प्रेजेंट डे पटना में है। सो इट वाज द सेंट्रल प्रोविंस, और यही इनका कैपिटल थी जहाँ से ये ऑपरेट करते थे। सो वी ऑलरेडी कवर्ड ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मौर्यन डायनेस्टी। एंड नाउ नेक्स्ट आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सुंग डायनेस्टी के मेजर फैक्ट्स को कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरह आगे आपको हिस्ट्री के और भी वीडियोस देखने हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस।